हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है। और अब तक हमने चैप्टर देख लिए 3। जी हाँ, थर्ड चैप्टर का आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर पैटर्न देखने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे। आई होप आपने तीनों चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखी है, क्योंकि अगर आपने पहले ही लेक्चर देखे होंगे अच्छे से तभी आपको बेटा ये वीडियो समझ आएगी, अदरवाइज ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आई होप मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है। तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़े थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट में हमने बात करी थी कि सर हमारी बेसिक अजम्पशन और कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर कि बताइए जी बताइए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बात की थी हमने, हमारी बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त अपने ध्यान में रखता है। तो देखिए क्या लिखा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक, कुछ बाबू नई चीज नहीं है, सारी वही चीजें जो हम पहले देख चुके हैं। और फंडामेंटल प्रोपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग फंक्शन इज कैरी आउट, जब भी हम अकाउंटिंग फंक्शन करते हैं उसके लिए हमारी बेसिक अजम्पशन होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी ड्यूअल एस्पेक्ट। मैंने बताया था ड्यूअल एस्पेक्ट, बताइए आप मुझसे आगे चलिए। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब डबल एंट्री सिस्टम, और इसी डबल एंट्री सिस्टम की एक आने वाला और चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। वहां तो इसका मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा, देखेंगे कैसे डबल इफेक्ट पड़ता है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट बताइए क्या होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, ठीक है, फर्स्ट वन डेबिट सेकंड वन क्रेडिट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन ड्यूअल एस्पेक्ट तो आप कैसे लिखेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट वन डेबिट सेकंड वन क्रेडिट इक्वल अमाउंट। इट मींस फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, सॉरी इट मींस फॉर एवरी डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल अमाउंट, वन और मोर अकाउंट आर वाइस वर्सा। मतलब या तो जितने अमाउंट से डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से हम क्या करेंगे बेटा जी, क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता बाबू इसमें आपको कोई भी दिक्कत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो बेटा आप इजीली कर पाएंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बताइए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने बोला था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑनर अलग और बिजनेस अलग। हम जो अकाउंटिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं सर, हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर ऑफ द बिजनेस इज सेपरेट, मतलब अलग होता है किससे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस से। ठीक है जी। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट, कहां थे हम, यहां थे सर, फ्रॉम व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब हम अकाउंटिंग जो करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। जी सर क्लियर। उसके बाद है बेटा फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न। बताइए गोइंग कंसर्न किस पर बेस्ड था, किस अजम्पशन पर बेस्ड था कि बिजनेस जो चलेगा वो लाइफ टाइम तक चलेगा। ये उसकी इंटेंशन रहती है किसकी, अकाउंटेंट की, अकाउंटिंग करते वक्त। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर सेवरल पीरियड। सर ये क्यों करा रहे हो आप, आपने तो चैप्टर पहले ही करा चुके हो बाबू, आपको पता तो होना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। डोंट टेक टेंशन, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये मात्र आपके साथ है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता और अच्छे से नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करें अपनी। मैं आपके बिल्कुल बेटा सपोर्ट में हूँ। आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, या तो पूरी वीडियो में दिक्कत है कि साहब यहाँ में समझ में नहीं आया, या फिर किसी इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत है, या आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आए। ठीक है जी। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और स्केल डाउन द ऑपरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंटली। मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है अकाउंटेंट की कि बिजनेस क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बताइए, ये मैंने बताया था कुछ कुछ एक्रूअल बेसिस पर जैसा ही होता है, जैसे कि जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई उसको तभी रिकॉर्ड कर लो,
चाहे आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, ये बेस्ड है उस ट्रांजेक्शन पर। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज कंसिडर हैव बीन रियलाइज, जब वो हो जाएगी तभी, व्हेन द ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एन ऑब्लिगेशन टू द रिसीव अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। वही बात कर रहा है कि भैया जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन हुई, आप उसको अपनी बुक्स में क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपको कैश मिला हो या ना मिला हो। जी सर। उसके बाद है बेटा जी आगे एक्सप्लेन वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बताइए 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 किस बेस पर है, क्या असम्पशन हमारी यहां रहती है? अरे भाई बताइए, खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था हर एक कॉन्सेप्ट का एक एविडेंस होता है, मतलब हम उसको वेरीफाई कर चुके हैं कि भैया आपने सेल की। अब सेल आप या तो क्रेडिट करोगे या फिर कैश करोगे। क्रेडिट सेल करोगे तो उसका इनवॉइस जनरेट होगा, इनवॉइस से आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अगर मान लो कैश सेल करी है तो उसका कैश आया होगा, यस और नो, तो कैश से हम वेरीफाई कर लेंगे, यानी कैश में वगैरह जो भी है। तो कहते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब पर्सनल बायस को साइड में रखो। मतलब पर्सनल बायस का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब है कि बिना किसी दबाव के या बिना किसी बायस के हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। बायस का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम बात करें कि भैया किसी के दबाव में आके काउंटिंग नहीं कर रहे, किसी के मतलब इन्फ्लुएंस में आके नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, इसका फुल प्रूफ है ट्रांजैक्शन का। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई 1 लाख की सेल दिखा दो, बस अकाउंटेंट को बोला कि आप दिखा दो, कह रहे अकाउंटेंट कह रहा है भैया इनवॉइस तो दे दो, लेकिन हमें इनवॉइस उसका है नहीं। तो ये कहता है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब है कि भैया अकाउंटिंग जो है वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट कहता है पर्सनल बायस से हटाकर अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है जी। और कहता है मेजरमेंट द बेस्ड वेरीफाइड एविडेंस रिगार्डेड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद है बाबू अगला एक्सप्लेन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है मुझे बताइए। मैंने बताया था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कह लो या कॉस्ट कह लो। मैंने वहां पर BMW का आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने कार खरीदी थी, उसकी कार की कॉस्ट कितनी थी, 20 लाख। और मैंने क्या कहा था कि साहब 20 लाख तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो नहीं है और मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी है, तो मैं उसको किस पर रिकॉर्ड करूं? तो साहब आप उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, जो प्राइस आपने पेड किया है उस प्राइस पर। तो ये प्रिंसिपल वही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल assets are recorded in the books of account at the per price paid and acquired them। पेड या तो आपने पेड किया जिस प्राइस पर आपने लिया, इट्स बेसिस फ्रॉम द ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट, जितनी भी एसेट है उनके बेसिस पर, ठीक है जी। उसके बाद है बाबू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या, पीरियड कॉन्सेप्ट। बताइए जी बताइए, पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? नाम में ही काम छुपा हुआ है। मैंने कहा था बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट पीरियड है। इंडेफिनिट पीरियड तो उस लाइफ को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे इंटरवल में। और फिर मैंने ये भी बताया था कुछ कंपनियां उसको जो क्वार्टरली भी करती हैं, कुछ हाफ ईयरली भी करती हैं और कुछ ईयरली भी करते हैं। तो इन जनरल हम ईयरली मान के चल रहे हैं, क्योंकि ईयरली के बेसिस पर हम करते हैं कि एवरी लाइफ ऑफ बिजनेस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोक डाउन मतलब तोड़ दो उनको स्मॉल पार्ट पीरियड में। इन जनरल क्या होता है, 1 ईयर। परफॉर्मेंस मेजर, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सके, मतलब सर क्या कर सके, हम उसको परफॉर्म चेक कर सके भैया क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या हमारा लॉस है, ठीक है जी। अगला है बेटा जी एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी। देखो मैं साथ के साथ आपको रिवीजन भी करा रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे, एग्जाम में कुछ भी नया नहीं आएगा, सारा कुछ यहीं से आने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे, आपको अच्छे से आप लिंक कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो क्या हो रहा है, क्या सर अपनी रामायण गा रहे हैं, कुछ भी आपको बेटा समझ नहीं आने वाला। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था, मतलब कि कन्वेंशन पर, बताइए मुझे। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, अगर आप कोई भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो उसको
एवरी टू एवरी ईयर पॉलिसी को फॉलो करेंगे जब तक आपको कहते चेंज करने को ना कहा जाए। ठीक है जी। तो ये हमने देखा था कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, अब चाहे वो एसएलएम हो सकता तो एसएलएम ही फॉलो करेंगे, आप डब्ल्यूडीपी हो सकता तो डब्ल्यूडीपी फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सेलेक्टेड, कह रहा है एक बार सेलेक्ट कर लो, अडॉप्ट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, मतलब एक बार फॉलो करने के बाद सर उसको ही फॉलो करते जाएंगे, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है जी। जी सर। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन ये रहा, देखो आपका फेवरेट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और ये देखो एग्जामिनेशन देखो 2001, 2004, 2006, 11, 12 और 12, सर ये तो 20 चल रहा है जी, लेकिन मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की देखो इंपॉर्टेंस। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हम हर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर किया जा सके। बट सर जिस भी ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर नहीं किया जाएगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये तो हमने पढ़ा था किसमें, डिसएडवांटेज में भी पढ़ा था, लिमिटेशन जो हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग की। तो वही है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी। फिर कह रहा है उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट। उसके बाद कहता है एक्रूअल, देखो आपका फेवरेट क्वेश्चन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा जी आप जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन हुई आप उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, या कैश आपने पेड किया हो या ना किया हो। हमने एग्जांपल के तौर पे क्या देखा था क्रेडिट सेल, साफ क्रेडिट सेल हो गई, कब रिकॉर्ड करूं? कैश मिलेगा तब करूं या फिर जिस दिन मैंने सेल करी तब करूं? तो हम रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमने सेल की। ठीक है जी। जी सर। कहता अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम दैट इट इज एंटर्ड इन द इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट। कह रहा है हम उस दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो हुई, उस दिन नहीं करेंगे जिस दिन वो सेटल हुई। ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल मेड क्रेडिट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डेट ऑफ सेल। कह रहा है सेल जो है हमारी डेट ऑफ सेल पर हम रिकॉर्ड करेंगे, नॉट व्हेन अमाउंट राइज। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है बेटा जी 12। सर 12 की बात कर लेते हैं। मैचिंग, जैसे आप मैचिंग करते हो ना वैसे ही मैचिंग। बताइए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है विद कॉस्ट? बताइए मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सर आपने बताया था हमें कि हम जिस साल सेल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस साल की हमारी सेल है, जिस ईयर की हमारी सेल है, उसमें से हम उसी ईयर के एक्सपेंस लेस करेंगे। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉस्ट इंकर्ड अर्न रेवेन्यू should be recognized as an expense in the period when the revenue is recognized अर्न। वही सेम बात लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है वाई देखो कुछ पूछ रहा है आपसे, वाई इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट टू assume that business entity will be remain going concern। बोलो नेसेसरी, तो आंसर इज यस। भैया अकाउंटेंट ये अजम्पशन लेके चलता है कि बिजनेस जो है लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, इनफोर्सेबल पीरियड तक चलता रहेगा। इनफोर्सेबल नहीं सॉरी फोर्सेबल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम बाइफरकेट कर पाते हैं किसमें, करंट एसेट कौन सी है, फिक्स एसेट कौन सी है, कैपिटल रेवेन्यू कौन सा है और
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक्सपेंडिचर की भी बात कर सकते हैं और एक्सपेंस की भी बात कर सकते हैं, और इनकम की भी बात कर सकते हैं और एक्सपेंस की भी बात कर सकते हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कहते हैं बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी, वही बात यहाँ लिखी हुई है, कैपिटल रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद कहता है क्या मैं हाउ डज द मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई टू डेप्रिसिएशन। यस, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट जिस ईयर आप मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसको उसी साल में तो दिखाएंगे। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट द एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच अगेंस्ट रिलेटेड टू द रेवेन्यू। वही सारी बात है, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं उसमें से तो हम उसी को लेस करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज नॉट टेकन बट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड टेकन। सेम वही बात कॉपी पेस्ट करके लिखी हुई है, कोई नई चीज नहीं है। अब उसके बाद है बाबू आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ। ठीक है जी, चलिए 15 क्वेश्चन है। ये देखो फिर वही आ गया, कंसिस्टेंसी। क्या बिजनेस कंसिस्टेंसी फॉलो करती है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। एक पॉलिसी लगातार, मतलब पॉलिसी जो हम फॉलो करेंगे वही पॉलिसी हम एवरी टू ईयर फॉलो करेंगे जब तक चेंज करने के लिए कहा ना जाए। कंपैरेटिवली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर में भी कंपेयर विद द अदर ईयर। ठीक है जी, कंपेयर मतलब दो फाइनेंशियल ईयर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलो कंसिस्टेंटली। ठीक है जी, उसके बाद देखिए कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो बेटा जी इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे आता है। कह रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बता दो, मतलब एवरी आइटम को आपने डिस्क्लोज करना है, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है। एसेट भी है तो फिक्स एसेट कौन सी है, करंट एसेट, ये आप डिस्क्लोज करो। कोई लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसको भी डिस्क्लोज करो। ठीक है, अगर आपने कुछ एक्सपेंस दिखा रखे तो उसको भी डिस्क्लोज करो। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उनको भी डिस्क्लोज करो। तो ये डिस्क्लोजर वही बात था कि हर आइटम को आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी, मतलब जो मनी से रिलेटेड है, शुड बी रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अंडरस्टैंडेबल मैनर। कह रहा है उनको रिपोर्ट करो कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने वाले तरीके में, मैनर। ठीक है जी सर। फिर कहता है कंसिस्टेंसी, कहता है अकाउंटिंग practices once selected adopted should be consistently applied to the year after year। ठीक है जी, सेम वही चीज चल रही है। कह रहा है अब ये आया है नया, मटेरियलिटी भी वही है कि भैया हम अपने रिवेन्यू को मैच करते हैं किससे, एक्सपेंस से, या एक्सपेंस को मैच करते हैं रिवेन्यू से। जिस साल की इनकम में से उसी साल का एक्सपेंस लेस करते हैं। तो ये सॉरी मटेरियलिटी की नहीं है, ये मटेरियलिटी की बात कर रहा है। मटेरियलिटी में बताइए मैंने क्या बताया था आपको, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं आइटम को मतलब रिकॉर्ड करते हैं जो मटेरियलिस्टिक है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करते हैं। सर जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, अगर मान लेते हैं आपकी पॉकेट मनी खो गई और मेरी पॉकेट मनी खो गई, यानी मान लेते हैं मेरी इनकम अगर मान लो 1 लाख रुपए है और आपकी पॉकेट मनी 10,000 रुपए है, तो मेरे लिए 1,000 रुपये, कोई 1,000 रुपये खो गए तो 1,000 रुपये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मटेरियलिटी नहीं है। लेकिन आपकी अगर मान लेते हैं और कहते हैं पॉकेट मनी मान लेते 5,000 है या 6,000 है, तो 1,000 रुपये आपके खो गए तो आपके लिए तो मटेरियल हो गई ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो मटेरियल आइटम का मतलब है इंपॉर्टेंट आइटम, जिसको हम प्रॉपर डिस्क्लोज करेंगे। तो उसके बारे में कहता है मटेरियलिटी, ए ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब जितनी वो इंपॉर्टेंट है, एन आइटम मटेरियली इफ इट इज कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द यूजर्स।
डिसीजन ऑफ द यूजर्स मतलब थोड़ा सा समझते हैं। डिसीजन ऑफ द यूजर का मतलब क्या भाई, मटेरियलिटी का मतलब क्या है जिससे आपका डिसीजन चेंज हो जाए। मान लेते हैं आपको क्या कहते हैं, एक कार खरीदने जानी थी, कितने की, मान लेते हैं 50,000 की कार खरीदने जानी थी सेकेंड हैंड, ठीक है, और मेरी इनकम कितनी है, मुझे भी कार खरीदने जानी थी। पहले आपकी बात कर लेते हैं, छोड़ दें, कंफ्यूज नहीं होना, पता कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक कार खरीदने जानी है, 50,000 रुपए की साहब उसकी कॉस्ट है, ठीक है, और मान लेते हैं आपके पैसे खो गए, कितने, मान लेते हैं 15,000 रुपए खो गए, 10,000 रुपए खो गए, तो क्या आपका डिसीजन पर फर्क पड़ेगा? सर यस, 50,000 की कार से 15,000 रुपए लेस हो गए तो डिसीजन में तो क्या आप कार ले पाएंगे? नहीं सर, हम नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसी मटेरियल आइटम जिसमें यूजर्स का डिसीजन इंपैक्ट हो जाए, मतलब डिसीजन ही बदल जाए, तो भैया ऐसी आइटम को तो आप प्रॉपर भैया दिखा दो बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अब ये मत पूछना सर यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो मैंने बताया था एमगोले मतलब मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ऑनर, लैंडर, एम्प्लॉय, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, आगे है कंजर्वेटिज्म अप्रोच लगाना। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कहता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच सर आपने बताया था फ्यूचर के जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस है हम उसको आज ही बुक करेंगे। सर जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जी सर समझ आ रहा है, आपने जो पढ़ाया था एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड व्हाइल एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट। हमने तो पहली बात की थी भैया लॉस है आज बुक कर लो, लेकिन इनकम होगी या प्रॉफिट होगा उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो होगा, जी सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल वही रिपीट हो रहा है दोबारा, ठीक है, तो एक बार ऐसी रफ रीडिंग मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर ऑल सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक, अरे तो वही आ गया सर, पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, अंडरस्टैंडेबल मैनर, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करता है किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बताइए क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनको क्या बोला जाता है, गैप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है जी, जी सर। कहता है इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी। अकाउंटिंग बॉडी जैसे कि मैंने बताया था एक्सपर्ट अथॉरिटी मतलब आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है, जी सर। आईसीआई क्या होता है, आईसीआई का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करती है कौन, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो पुराने के टाइम में आपके थे मुंशी जी, मुनीम जी, दीवान जी, जी सर। दैट आर फॉलो प्रिपरेशन, कह रहा है ये हमें मदद करते हैं किसमें, फाइनल अकाउंट बनाने में। भाई कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ये आपको बताएगा। कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन बता दिया, प्रेजेंटेशन मतलब दिखाना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसा, सारे लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें। ये नहीं कि आप अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी अलग कर रही है, वो अलग कर रही है। भैया जो भी अकाउंटिंग का यूज करते हैं सब पॉलिसी एक जैसी, मतलब सब के सब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी के साथ अकाउंटिंग करेंगे, मतलब सब एक जैसे करेंगे। जैसे कि आप जब स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म जाते हो तो सारे एक जैसे लगते हो ना, तो वो स्कूल में आपको यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं, चाहे तो आपको वैसे भी तो पहना सकते हैं कि भैया आप नॉन यूनिफॉर्म में आ जाओ। वो चाहते हैं कि सारे बच्चे इक्वल लगे, मतलब यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज लगे, मतलब यूनिक लगे, एक जैसे यूनिक नहीं मतलब एक जैसे लगे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा। अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड
इंश्योर ट्रांसपेरेंसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए और कंपैरेटिबिलिटी के लिए। ठीक है जी, जी सर। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है बाबू वही रिपीट है, कह रहे ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बताइए क्या ऑब्जेक्ट है। वही देखो यहां पर वही बात लिखी है, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए और कंपैरेटिविटी लाने के लिए, कंपेयर कर सके। यानी कि ये जो मैंने आपको बता दिया काउंटिंग प्रैक्टिसेस जो करते हैं, ये सब होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसका प्रिपरेशन का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, फाइनल अकाउंट को बनाना, प्रेजेंटेशन कहाँ दिखाना है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, ट्रांसपेरेंसी आना। ठीक है, उसके बाद है बाबू 20 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है सर, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। 20 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इवॉल्व टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद कीजिए हमने उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वो देखे थे, क्या देखे थे, फीचर्स की बात कह लो या कैरेक्टरिस्टिक की बात कह लो। रिलायबिलिटी का मतलब होता है उसकी वैल्यू को बढ़ाना। अगर सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर प्रिंसिपल के अकाउंटिंग करेंगे, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एक सीए के साइन की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर के साइन की वैल्यू से ज्यादा होती है। तो वो किस लिए बोला गया, वो इसीलिए बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को एक अकाउंटेंट क्या कर देता है, अपनी स्टैंड मार के बढ़ा देता है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब सब उस पर भरोसा कर सके, रिलाय कर सके, उसकी वैल्यू बढ़ सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड सोल्यूशन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरियस ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन जो होती है, मतभेद जो होते हैं, उसको कहता सॉर्ट आउट कर सके। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट इनुमरेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेम वही बात लिखी हुई है कि भैया इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, हमने देख लिया था इसका, आपको मेन ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है कि भैया इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो कहता है मिनिमाइज द डायरेक्ट, कंफ्यूजन को कम खत्म करता है। पहली चीज, किसी चीज से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन है वो दूर कर देता है। उसके बाद कहता है बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। क्या बनती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने नोट्स में सारी बातें बेटा लिखी हुई हैं। कहता है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनको हमें समझ आता है कि भैया हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया या WDV फॉलो किया, पता तो होना चाहिए ना किस तरीके से लगा। भैया आपकी जेब से मान लो आपने खर्च कर लिए 5,000 रुपए, तो भैया पूछेंगे तो सही कहाँ खर्च किए, कहीं गलत जगह तो नहीं खर्च कर दिए। तो वही सारी चीजें कहता है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन। कंपैरिजन कर सकते हैं दो फाइनेंशियल एंटिटी के बीच में, दो एंटिटी के बीच में बेटर कंपैरिजन कर सकते हैं। भैया उसकी कंपनी में कितना प्रॉफिट है और हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट है। ठीक है जी, फिर वही बात लिखी हुई एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ाना, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जैसे कि वैल्यू को बढ़ाना सर, एक बात बताओ, आप 11th में हो, फिर आप 12th में आओगे, आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद आप कहते हो कि जी हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन ये प्रूफ कौन करता है, यू आर एलिजिबल फॉर नॉलेज, कौन प्रूफ करता है, CBSE आपको सर्टिफिकेट देता है 12th का, यस और नो। तो वो क्या करता है, आपकी वैल्यू को इन्हांस कर देता है कि भैया इस बंदे ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक उसी तरह से CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भैया आप क्वालिफाई हो। तो आपकी वैल्यू क्या होती है, मतलब रिलायबल होते हैं, लोग भरोसा करते हैं यार वाकई में इसके पास डिग्री है, वाकई में मतलब ये बंदा क्वालिफाई है, ये बंदा 10th पास है या 12th पास है। कैसे पता चलेगा बेटा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो उसी को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला गया है कि उसकी विश्वसनीयता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बताइए IFRS क्या होते हैं, IFRS क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बताया था और IFRS आ जाता था। तो सर आपने बताया था IFRS ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। कौन सा, इंटरनेशनल,
अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है, मैंने अमेरिका से मशीन खरीदी, उन पर उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उस मशीन की कॉस्ट किस पर रिकॉर्ड करेंगे, वो तो देखो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। देखते हैं बेटा जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या सर वही बात लिखी हुई है। अकाउंट IFRS आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इशूड बाय द IASB बोर्ड, ठीक है, रिकमेंडेड यूज बाय ग्लोबली, देखो इंटरनेशनली, ग्लोबली इंटरप्राइज ग्लोबली, ठीक है, टू प्रोड्यूस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, ये किस पर बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड होते हैं। याद आया कुछ? अगर याद नहीं आया तो वो तो वीडियो देखे पुराना वाला। बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन टू रूल्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो यहाँ आ भी गया। ऑल्सो दे आर बेस्ड ऑन, मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बेस्ड करता है कॉस्ट वैल्यू पर करता है, जबकि ये फेयर वैल्यू पर करते हैं IFRS, ठीक है जी। जी सर, कहता है विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई आपकी अगर कोई ब्रांच है, अमेरिका में ब्रांच नहीं हो सकती, कहीं और कनाडा में ब्रांच नहीं हो सकती, तो ब्रांच जब है तो उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब आप कहोगे सर ब्रांच क्या होता है, ब्रांच का मतलब है अगर मान लो मुझे अपना, आप डोमिनोज का क्या कहते हैं, डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, क्या वो इंडिया का है? नहीं सर, इंडिया का कहाँ से होगा, तो ब्रांच उसकी खुली हुई है ना। अब मान लेते हैं उसका हेड ऑफिस है अमेरिका में, अमेरिका में चलता है डॉलर और यहाँ आप देते हो रुपीज में, तो कुछ ना कुछ तो आपको लग नहीं रहा कि कुछ ना कुछ करेंसी में दिक्कत है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को डील करने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको नहीं समझना, ठीक है, आपके लेवल पे है ही नहीं वो। उसके बाद कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कहता है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब साहब बैलेंस शीट की बात हो रही है, ठीक है जी। फिर कहता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, साहब P&L की बात हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, सर इक्विटी क्या होता है, आपने तो बताया नहीं। इक्विटी का मतलब होता है, अभी के लिए मान लो, अभी के लिए कैपिटल, ठीक है, अभी के लिए मान लो, क्योंकि जब 12th में आएंगे उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कैश फ्लो, सर कैश फ्लो क्या होता है ये भी आपने ही बताया। कैश फ्लो अभी के लिए मान लो, सर जो टॉपिक आते हैं आपके तो 12th में, तो बेटा ये सारे टॉपिक जो है 12th के हैं, 12th में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि कैश फ्लो का मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो हमें फ्लो बताता है किसका, कैश का, इनफ्लो और आउटफ्लो, बस मतलब कैश की डिटेल बताता है बेसिकली अभी के लिए। और कहता है नोट्स करता है किसको, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी, जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है उनके नोट्स कि हमने कौन सा फॉलो किया है, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन, सर ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? नहीं बेटा, कहाँ बड़ा हो गया, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब आप इसको मतलब बड़ा चैप्टर कहोगे, मतलब ऐसा कहोगे कि सर ये बड़ा चैप्टर है, या आप सिर्फ और सिर्फ इसमें आधी से ज्यादा चीज तो रिपीट ही हो रही है। कहता है एक्सप्लेन एलिमेंट, अरे भैया एलिमेंट पूछ रहा है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? एलिमेंट का मतलब होता है क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। आप खुद से देखो क्या क्या आती है, एलिमेंट क्या क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है, कैश, बैंक, सेल, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एसेट हो सकती है, अब एसेट में आपके स्टॉक आ गया, बैंक आ गया, और लायबिलिटी भी हो सकती है, लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। और इक्विटी, इक्विटी मैंने बता दिया कैपिटल, जो हमारा कहता है डिफरेंस होता है किसका, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट आर द रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज, साधन होते हैं जो एंटरप्राइज क्या करता है, यूज करता है, रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट एंड ऑपरेशन विद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए। फिर ये कहता है ये टेंजिबल भी होते हैं, इंटेंजिबल, आपको पता है टेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कैमरा जो लगा हुआ जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, मैं उसको छू सकता हूँ, तो ये टेंजिबल एसेट हो गई।
जिस पैनल पे मैं लिख रहा हूँ छू सकता हूँ, टेंजिबल है। गुडविल इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते। पेटेंट इंटेंजिबल है, आप नहीं देख सकते। कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कॉपीराइट आप नहीं देख सकते। ठीक है जी, जी सर। फिर कहता है एक्सप्लेन द एलिमेंट किसके, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है सर, वो तो आपने बताया नहीं। मैंने बेटा नहीं बताया, बट मैंने ये तो बताया ना एक्सपेंस क्या होते हैं। बिजनेस को कमाने के लिए, सॉरी बिजनेस का प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस इंकर करने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। तो उसी के बारे में पूछा। और इनकम क्या होती है, इनकम के बारे में पता है। तो आपसे बेटा यही पूछा हुआ, हमें एलिमेंट बता दो किसका, इनकम का। तो देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ। फिर कहता है स्टेटमेंट कंपेरिहेंसिव इनकम एंटरप्राइज टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कंपेरिजन स्टेटमेंट प्रीपेड स्टेट। सर ये रिवेन्यू और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या सर रामायण दे रखी है रिवेन्यू के बारे में। इट इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, डिक्रीज ऑफ द लायबिलिटी, एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ जाती है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना अकाउंटिंग क्वेश्चन के, तब आपको पता चलेगा कैपिटल कैसे बढ़ती है या कैश कैसे कम होता है। पूरा मतलब प्रॉपर बिजनेस की सिचुएशन, जैसे एक बनिए का बिजनेस हम डील करेंगे ठीक उसी तरह से। ठीक है जी, जी सर। अब बेटा जी आपका आ गया, क्या आ गया, आपका आ गया एमसीक्यूज क्वेश्चन। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर फोर्थ क्या होते हैं, फोर्थ आपके ऑप्शन होते हैं, एक आपका आंसर उसमें करेक्ट होता है। हाँ जी बेटा जी बताइए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कहता है ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट, हो कह रहा है नॉट रिकॉर्डेड, तो ये तो गया। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस ओनर रिकॉर्ड कंसीडरिंग द देन ओनली वन सिंगल एंटिटी। नो, सिंगल एंटिटी कहाँ होती है भाई, मतलब वन सिंगल एंटिटी मतलब उसके पॉइंट, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर्स आर रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस। हाँ ये है सर, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो करते हैं अकाउंटिंग। जो करते हैं ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, लेकिन अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका आंसर कौन सा हो गया जी, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है जी, उसके बाद है बेटा आगे कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बताइए जी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर किया जाए। ऑल ट्रांजैक्शन नहीं, ऑल ट्रांजैक्शन तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी आ जाती है जैसे स्ट्राइक ऑफ लेबर, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, क्या उसको रिकॉर्ड करोगे, तो ये तो गया, ये तो है नहीं। ऑल ट्रांजैक्शन इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है, एस्टिमेटेड नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड वर्ड गलत है यहाँ पर। देखो कैसे कैसे आपसे एमसीक्यूज आपके साथ चालाकी करता है, कैसे कैसे आपको मतलब धोखा देने की कोशिश करता है। ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर वर्ड आ गया एस्टिमेटेड। फिर कहता ऑल ट्रांजैक्शन इवन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस ये है इसका आंसर। क्यों सर यहाँ पर मेजर आ गया, ठीक है जी, जी सर। उसके बाद कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बताइए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाता है, एसेट आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड। हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है, एसेट रिकॉर्डेड बाय, नहीं एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू पर नहीं, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू पर नहीं करते। एसेट आर रिकॉर्डेड लोअर, अरे नहीं सर ये तो स्टॉक के बारे में बात की थी, एसेट के बारे में थोड़ी बात की थी। एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जिस वैल्यू पर हम खरीदते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है गोइंग कंसर्न बता दो जी, क्या बता दो बेटा, गोइंग कंसर्न। कहता है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न एसेट आर रिकॉर्डेड कॉस्ट और डेप्रिशिएशन ओवर द लाइफ। अब इसको देखते हैं ये ऑप्शन क्या है। एसेट आर वैल्यूड मार्केट वैल्यू, वैल्यूड नहीं नहीं ये तो है नहीं, एट द ईयर एंड आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं ये भी नहीं है। एसेट आर वैल्यूड, एसेट को मार्केट वैल्यू पर कहाँ लिखा हुआ है, बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है। एसेट को कोई मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं नहीं सर, कॉस्ट वैल्यू पर करते हैं। कौन सा द कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डेप्रिशिएबल चेंज ऑन द मार्केट वैल्यू, नहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, एसेट आर रिकॉर्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन ओवर द लाउट वैल्यू। तो बेटा ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, जी सर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी थोड़ा सा। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए भैया। ट्रांजैक्शन जब हुई तभी रिकॉर्ड कर लो। कह रहा है ट्रांजैक्शन इन इवेंट आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम देयर सेटलमेंट के टाइम थोड़े ना करते हैं सर, ये तो गलत हो गया। ट्रांजैक्शन इन इवेंट आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड, जब वो हुई तभी। ये वैसे ठीक लग रहा है लेकिन एक और ऑप्शन बताओ, ट्रांजैक्शन इवेंट में भी रिकॉर्ड आइदर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट और देर, नहीं ऐसे थोड़ा होता कि मन मर्जी से हम करें, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है बेटा बी। ट्रांजैक्शन इवेंट को हम बुक्स में तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद बाबू क्या है आगे, कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी क्या कहता है, कंसिस्टेंसी मतलब पॉलिसी फॉलो, सेम पॉलिसी फॉलो ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग पॉलिसी practices one adopted should be consistently follow. Yes, accounting policy practice should be adopted may change as per management. नहीं सर ऐसा कहाँ देखा, मैनेजमेंट एज पर चेंज, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने ये देखा है चेंज एज पर रूल और रेगुलेशन। अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस आर वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज, नहीं ये भी किसने कहा कि भाई एक बार लगा लो तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी क्या कहते हैं सिचुएशन है, हमने बताया था ऐसे अगर लॉ कहे तब, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको चेंज करना पड़े। मैनेजमेंट के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो गया, ये वाला। आई होप आप लिंक कर पा रहे हैं चीजों को। फिर कहता है बेटा अगला, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज व्यू हैविंग, बताओ बिजनेस हैविंग क्या होना चाहिए बिजनेस की। कहता है लिमिटेड लाइफ होती है, अरे सर ये तो ऐसे पढ़ाई नहीं। ये वेरी लॉन्ग लाइफ, ये थोड़ा देखते हैं। क्या इंडेफिनिट, ये है इंडेफिनिट लाइफ का मतलब ये वेरी लॉन्ग लाइफ भी नहीं कहेंगे कि बहुत, ये कहेंगे इंडेफिनिट, क्योंकि हमने ये पढ़ा था इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है जी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीट एज अ क्रेडिटर, बताइए भाई बताइए कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करते हैं किसको, ऑनर को एज अ क्रेडिटर, बताइए। मनी में नहीं सर, मनी में तो सिर्फ मनी का मेजर करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है। कॉस्ट का मतलब उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर जो हमने खरीदी है, जो हमने एक्चुअली में पेड किया है। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखो मैं कैसे लिंक कर पाया, पहले मैंने मनी मेजरमेंट हुआ, नहीं सर मनी मेजरमेंट तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जो मनी में मेजर कर सकते हैं, सर ये तो हो नहीं सकता। ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है इसमें अकाउंटिंग में, वो भी नहीं हो सकता। कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो साहब कौन सा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, जी बेटा जी। आगे कहता है सर, क्या कहता है, आगे कहता है बेटा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर कॉस्ट एंड एनआरवी वैल्यू इट इज एग्जांपल ऑफ, बताइए किसका एग्जांपल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है,
कंसिस्टेंसी बोलता है कि पॉलिसी फॉलो करो, एक पॉलिसी एवरी ईयर फॉलो चाहिए तो हो नहीं सकता। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉ जितने भी हैं आज रिकॉर्ड करो। तो भी देखते हैं, और मैचिंग कंजर्वेटिज्म है, मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल गया बाय मिस्टेक। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बोला था एक्सपेंस और इनकम को करो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये तो हमने सर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो था, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ही हमें बोलता है कि भैया जो भी आपके फ्यूचर के लॉसेज है, अब आपको लगता है भैया आपकी कॉस्ट कितनी है स्टॉक की, मान लेते हैं आपने खरीदा था 4 रुपए यूनिट और मार्केट में है उसी स्टॉक की कीमत बाहर कितनी है 6 रुपए यूनिट, तो फिर भी कंजर्वेटिज्म अप्रोच यही कहता है कि भैया हम 4 रुपए लेके ही चलेंगे, मतलब कंजर्वेटिज्म होके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। बताइए लाइफ ऑफ द एंटिटी, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया एक्सपेंस और इनकम को मैच करो। कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर के लॉस को करो। कॉस्ट कहता है कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। तो कहता है ये तो लाइफ की बात कर रहा है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, लाइफ को मेजर करते हैं, ठीक है जी। जी सर, बस बेटा हो गया, खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। फिर कहता है एक्स लिमिटेड फॉलो WDV मेथड, ठीक है। एक्स लिमिटेड क्या कहता है, फॉलो करता है WDV मेथड। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू कंपैरेटिबिलिटी कन्वीनियंस कंसिस्टेंसी। तो साहब कंसिस्टेंसी तो बोला था कि एक बार जो पॉलिसी फॉलो हो जाती है उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी कहता है नेक्स्ट कहता है द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म टेक इनटू द बुक्स। अब देखो कंजर्वेटिज्म के बारे में बोल रहा है आपसे, कंजर्वेटिज्म के बारे में बोल रहा है, देखो कैसे कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहती है, फ्यूचर के जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस है आज ही बुक कर लो, बोलो वहां के ना। देखिए क्या कहता है, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड प्रोस्पेक्टिव, साहब लॉस की बात तो करता है, प्रॉफिट की बात नहीं करता। ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लीव आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, फिर वही वाले ऑल पॉसिबल लॉसेस बट लीव प्रोस्पेक्टिव। हाँ सर ये आंसर करेक्ट है, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है, कहता है IASB मतलब अपॉन बिकमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड। ये बेटा हमने क्वेश्चन अभी किया नहीं है, ठीक है, और ये हमारे उसमें है क्या कहते हैं नोट्स में भी शायद आपको नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन अभी आप मत करना, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, अलग से कोई वीडियो डाल दूंगा उसमें मैं आपको करवा दूंगा। अगला पढ़ते हैं IFRS। बताइए IFRS किस पर बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं रूल बेस्ड, तो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, तो आंसर इज यस। पार्शली रूल बेस्ड नहीं, पार्शली तो है ही नहीं, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ तक आपने चैप्टर नंबर 3 के क्या करनी है बेटा, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है आंसर है हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। हम सारे बेटा डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से किए हैं, सबको अच्छे से आपने तैयारी की है, ठीक है। एक चीज और सर, मेरे को तो ना वीडियो क्लासेस देखना बोर लगता है, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये कोई कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा जिसमें मैं आपको जोक सुनाऊंगा या मैं इसको आपको एंटरटेन करूंगा। आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी को स्टडी के तरीके से कीजिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी चीजें आपने ध्यान से पढ़ी हैं, ध्यान से समझी हैं, और इवेल्युएशन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। क्या आप इसको क्या कहते हैं समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, अगर लिख पा रहे हैं तो आप बेटा वेरी गुड, और अगर नहीं लिख पा रहे तो बेटा फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं सर कहाँ दिक्कत है, लिखने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, या आपके एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन टॉक टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर,
ठीक है, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, या आप नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि क्या है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या है, किस तरीके से मतलब एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे, मतलब कोई भी डिस्कस, कुछ भी डिस्कस आप कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।